एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था और फर्स्ट पार्ट के लास्ट टॉपिक था हमारे पास सोवियत संघ के विघटन के कारण कि किन कारणों से सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर की समाप्ति हो गई थी। तो बहुत सारे कारणों के ऊपर मैंने आपको कल इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाया था। तो यदि आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप इसके फर्स्ट पार्ट को अवश्य देखें ताकि आपको दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ और एग्जाम में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल्स में मैंने बताया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये हमारा कल का लास्ट टॉपिक था। आज हम इसके आगे से शुरुआत करेंगे। आगे हम देखेंगे कि आखिर यूएसएसआर का अंत हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए। तो अगला टॉपिक ही हमारा वही है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, मतलब क्या हुआ जब सोवियत संघ की समाप्ति हो गई। यूएसएसआर की समाप्ति के बाद क्या क्या नतीजे हम लोगों को देखने को मिले। तो सबसे पहला तो था वो है शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया और दूसरी दुनिया का पतन हो गया। शुरुआत से ही मैंने शीत युद्ध का दौर जो था चैप्टर फर्स्ट उसी समय से हम बात कर रहे हैं कि दो महाशक्तियों के बीच में बहुत लंबी शीत युद्ध चल रही थी, जैसे कि सोवियत संघ और यूएस, मतलब कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बहुत लंबी जंग चल रही थी शीत युद्ध को लेके। तो यहाँ पे जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब सोवियत संघ समाप्त हो गया तो शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। और इसके अलावा जो दूसरी दुनिया थी, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। तो पहली दुनिया जो थी वो था अमेरिका का दुनिया और दूसरी दुनिया जो था वो था सोवियत संघ का दुनिया। तो सोवियत संघ के दुनिया का यहाँ पे समाप्ति हो गया और आप कह सकते हैं कि दूसरी दुनिया पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व का उदय हो गया। जब दो शक्तिशाली लोग कहीं एक जगह पे हों और एक शक्तिशाली लोग वहां से हट जाए तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो एक शक्तिशाली लोग बच जाएगा उसका वर्चस्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब रूस था, यूएसएसआर था, तो वो अमेरिका को कड़ी टक्कर देता था, उसके खिलाफ हमेशा मोर्चा खोले रहता था। लेकिन क्या हुआ, जब यूएसएसआर की समाप्ति हो गई तो एक अकेला बादशाह अमेरिका बच गया और उसका आधिपत्य लगभग सारी दुनिया के ऊपर हो गया। उसकी महाशक्ति का बोलबाला चारों तरफ हो गया। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई और सोवियत खेमे का अंत हो गया। जो ये दो महाशक्तियों के बीच में परमाणु हथियार या ऑटोमेटिक वेपन्स, आधुनिकीकरण के हथियार सब खरीदने की होड़ लगी हुई थी, जिसमें अमेरिका भी कम नहीं था। अमेरिका भी इन हथियारों को खरीद रहा था और साथ ही साथ रूस भी खरीद रहा था। मतलब आप कह सकते हैं कि यूएसए और इधर यूएसएसआर दोनों इन चीजों को खरीद रहे थे। तो जब क्या हुआ कि अब यूएसएसआर की समाप्ति हो गई तो होड़ भी समाप्त हो गया और जैसे ही यूएसएसआर की समाप्ति हो गई तो इससे 15 नए स्वतंत्र गणराज्य का उदय हुआ। मतलब यूएसएसआर से टूट के 15 नए देश का निर्माण हुआ। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था जो थी वो ताकतवर देशों का सलाहकार बन गया। मतलब विश्व बैंक जो था वो क्या हुआ कि सोवियत संघ के विघटन होने के बाद पूर्ण रूप से अमेरिका का गुलाम हो गया। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वो अमेरिका का गुलाम हो गया क्योंकि वो उन्हीं के साथ था जो सबसे शक्तिशाली देश थे। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि शॉक थेरेपी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि शॉक थेरेपी जो है वो एक ऐसा साधन है जिसमें पहले दर्द दिया जाता है और फिर उपचार किया जाता है। मतलब पहले परेशान करके यदि आपको किसी चीज का निवारण दिया जाए तो उसे हम शॉक थेरेपी कहते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद शॉक थेरेपी को भी अपनाया गया। शॉक थेरेपी के ऊपर डिटेल्स में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे कि क्या हुआ शॉक थेरेपी से, क्या कारण थे शॉक थेरेपी के और क्या परिणाम हुए शॉक थेरेपी के। तो अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारण के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भारत जैसे, जो हमारा देश है, भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण हुए। तो आपको पता है शुरुआत से ही हम ये जानते हैं कि हमारा भारत जो है वो विकासशील देश है, विकास कर रहा है। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया, उसकी शक्ति बढ़ गई, लोग उसके सामने झुकने लगे और उसने क्या किया, इसका नाजायज फायदा उठाया। नाजायज फायदा कहने का मतलब है उसने विकासशील देशों के राजनीति में अंदर घुस के उसके देश के वैचारिक, बहुकल्पिक, राजनीतिक इन सभी विचारों में अपना उंगली करना शुरू कर दिया। मतलब अपना वो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसके अलावा
कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे, मतलब कि जो यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस विचारधारा के जो लोग थे उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि सोवियत संघ के टूटने के बाद उनके इन विचारों पर बहुत आघात पहुंचा। बहुत सारे देश इससे अलग हो गए। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिका का प्रभुत्व क्या हुआ, जैसे ही यूएसएसआर टूटा और विकासशील देश सबके ऊपर अमेरिका का दबदबा हुआ, उसके बाद जितने भी ये महत्वपूर्ण संगठन थे पूरे विश्व के लिए, उस पे अमेरिका ने अपना आधिपत्य जमा लिया, क्योंकि वो यह जता रहा था कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही महाशक्ति बची है हमारे पूरे विश्व में, एक ध्रुवीय विश्व। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। विश्व में एक महाशक्ति का होना, अक्सर आपने देखा है, अगर हमारा देश भारत जो है वो लोकतांत्रिक इतना बड़ा गणराज्य क्यों है, यहाँ पे जनता के द्वारा शासन होती है और कई सारी पार्टियां हैं राजनीतिक। अगर हमारे लिए बीजेपी अच्छा नहीं काम करेगी तो हम कांग्रेस को चुन सकते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अच्छा नहीं काम करेगी तो हम आम आदमी पार्टी को चुन सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास विकल्प है। लेकिन एक ध्रुवीय विश्व में क्या हुआ कि विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक महाशक्ति बच गई, वो थी अमेरिका। दूसरी महाशक्ति तो खत्म हो गई, यूएसएसआर टूट गई, उसके 15 देश से साथ जो बना हुआ था यूएसएसआर वो अलग अलग गणराज्यों में बदल गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। जब यूएसएसआर खत्म हो गया 1991 में, याद रखिएगा हमारा जो शीत युद्ध था वो भी 1991 में ही खत्म हुआ था, तो सोवियत संघ के विघटन के कारण ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। उस वक्त क्या था, उस समय में विश्व में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया था, क्योंकि एक ही महाशक्ति बची थी और उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इसके साथ साथ पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका पूंजीवाद व्यवस्था के ऊपर काम करता था, उसकी भी अधिकता हो गई, वो भी बहुत ज्यादा सत्ते में आ गया, पूंजीवादी लोगों को अपनाया गया, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था वहां पे असफल हो गई थी। आपको तो पता है यूएसएसआर टूट गया और वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पे काम करता था, तो जब यूएसएसआर टूट गया तो समाजवादी अर्थव्यवस्था भी टूट गई, अमेरिका का वर्चस्व आ गया, उसने पूंजीवाद व्यवस्था को सत्ता में लाने की कोशिश की और कई देशों में पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाने के लिए उसने मजबूर भी किया। तो ये था हमारा एक ध्रुवीय विश्व। अब एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का सैन्य खर्च, जो अमेरिका अपने सैनिकों पे खर्च करता है, ये बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा पूरे विश्व में अगर किसी देश को अपने सैन्य संगठन पे खर्च करते हुए देखा गया है तो वो अमेरिका ही है। अमेरिका अपने सैनिकों पे बहुत ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि उसके लिए वो आधुनिक हथियार, ऑटोमेटिक वेपन और बहुत ही नए तरीके की चीजों को लाता है ताकि उसके सैनिक किसी भी प्रकार के ऑपरेशन को बिल्कुल सफलतापूर्वक कर पाए। इसके अलावा मैं बता दूं कि विश्व में कोई भी देश उसको चुनौती नहीं दे सकता था, क्योंकि वो बहुत आगे निकल गया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे पे भी उसका वर्चस्व था। जो भी विश्व के स्तर पे चीजें थी, जो अंतरराष्ट्रीय बैंक था या बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो पूरे विश्व के लिए काम करते थे, उन सभी पे अमेरिका का वर्चस्व था, क्योंकि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा था। इसी कारण से उसने इन सभी चीजों पर अपना वर्चस्व जमा लिया। अमेरिका के द्वारा बनाया गया जींस, कोक, पेप्सी आदि विश्व भर की संस्कृतियों पर हावी हो रहा था। अमेरिका जिस तरह के जींस का, कोक का, पेप्सी आदि का निर्माण कर रहा था, उसका उपयोग पूरे विश्व की संस्कृतियां कर रही थी। आज भी आपको पता है कि बनता तो अमेरिका में ही है, लेकिन हमारे भारत में क्या पेप्सी, कोको कोला पीने वाले लोग कम हैं? जीन्स पहनने वाले लोग कम हैं? मैं अभी भी जीन्स पहना हूं और शायद आप भी अभी जीन्स ही पहन रखे होंगे। तो ये एक ऐसा संस्कृति है जो पूरे विश्व पर छाया हुआ है। इसके अलावा पेप्सी की और कोको कोला की तो बात ही मत कीजिए, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में ये चीजें तो इतनी बिकती है। तो इनका निर्माण कहां से हुआ? इनका निर्माण हुआ अमेरिका से, और इनकी जो ये चीजें हैं वो हमारी संस्कृतियों पर भी छा गई। और ये एक ऐसा चीज है ना जिससे इसका अर्थव्यवस्था मजबूत हो रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, क्योंकि टॉप लेवल की जितनी भी कंपनियां हैं ना, उसमें आपको 4 कंपनियों में जाओ तो 2 कंपनी आपको अमेरिका की ही मिलेगी। इसके अलावा हथियारों की होड़ की कीमत, अब देखिए जो पहले यूएसएसआर था और अमेरिका था, तो इन दोनों ने हथियारों की मतलब की होड़ में अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया।
अब बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया तो मैं बता दूं कि सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी। मतलब उसे यह लगता था कि अगर युद्ध हुआ तो हम अमेरिका को साले को ठोक देंगे, और इस कारण से उसने बहुत सारे हथियार अमेरिका के टक्कर में खरीदे। लेकिन अमेरिका सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा था, उसने प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों के मामले में कहीं रूस से ज्यादा आगे था। लेकिन इधर रूस ने क्या किया, बेवकूफी हो गई रूस से कि वो हथियार खरीदने के चक्कर में अपने प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों को नहीं संभाल पाया और पश्चिमी देशों से पीछे हो गया। यहाँ पे पश्चिमी देश कहने का मतलब है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश से वो पीछे हो गया। उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में वो पश्चिम देशों से बहुत पीछे छूट गया। ऐसे ही यूएसएसआर नहीं टूटा। यूएसएसआर के टूटने के पीछे बहुत सारे कारण थे कि वो पश्चिमी देशों के मुकाबले हथियार और गोला बारूद तो खरीदता रहा, लेकिन वह बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, उत्पादन, प्रोडक्शन में पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया। अब आ गया हमारा वो टॉपिक शॉक थेरेपी, जो मैंने आपको कहा था कि आगे की स्लाइड में हम इसे विस्तार से समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर, मतलब चोट पहुंचाकर, मार पीट कर और फिर उसका उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद, मतलब जो यूएसएसआर था वो किन चीजों को मानता था, साम्यवाद को मानता था। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति खत्म हो गया और एक महाशक्ति जो बचा वो क्या था, अमेरिका। और अमेरिका का सलाहकार बन गया था विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक जो था वो अमेरिका का सलाहकार बन गया, क्योंकि वो देखा कि अब तो एक ही महाशक्ति बचा है तो इसके साथ रहने में ज्यादा फायदा है। तो अब उसने क्या कहा, जब यूएसएसआर टूट गया ना, तो उसने, विश्व बैंक ने कहा कि तुम सभी गणराज्य यहाँ पर पूंजीवाद को अपनाओ, मतलब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाओ। तो जिसका सब दिन से विरोध करता रहा यूएसएसआर पूरे जिंदगी, तो जब तक ये टूटा नहीं तब तक क्या किया, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का विरोध करता रहा। लेकिन लास्ट में वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, तुम लोग पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपना लो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं शॉक थेरेपी, मतलब आघात करके उपचार करना। तो शॉक थेरेपी आपको समझ में आ गया होगा कि पहले तो इसे बर्बाद किया, उसके बाद फिर से पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए कहा। इसी को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। अच्छा, शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी, किन कारणों से शॉक थेरेपी अच्छा था? तो देखिए, मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, राज्य के संपदा का निजीकरण। यहाँ पे मालिकाना हक जो होता है किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी का, तो उस पे हक जो होता है वो किसी सरकार का ना होकर एक इंसान का होता है। मतलब प्राइवेटीकरण समझ सकते हो, निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट होना। प्राइवेट था, सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदल दिया गया। जो सरकारी कंपनियां थी, सरकारी फॉर्म थे, सरकारी कोई भी जो चीजें थी वहां पे, उसको प्राइवेट कर दिया गया, मतलब आम लोगों के हाथों बेच दिया गया। पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी। जैसा कि खेती अभी तक अमेरिका के यहाँ पूंजीवादी पद्धति से होती रही थी, वैसा ही कुछ अब इन्होंने इन 15 गणराज्य जो यूएसएसआर से टूट के आए थे उनके साथ करने लगे। इसके अलावा है, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। सबसे बुरी बात हमको, आप ये विशेषता में बता रखा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे बुरा ये लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी मानने वाले लोग थे। पूंजीवाद के अलावा किसी भी प्रकार के अन्य चीजों को यहाँ अपनाया ही नहीं गया। यहाँ की जो सरकारें थी वो सीधा सीधा बोली कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद के हिसाब से काम चलेगा, जो अमेरिका करता है। ऐसी ही थी व्यवस्था। अब शॉक थेरेपी के परिणाम को देख लीजिए, क्या आघात पहुंचा शॉक थेरेपी से। तो पूर्णतः असफल, खत्म हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं था, नष्टो नाबूद हो गया, असफल हो गया। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस का जो उसने बनाया था, इतने दिनों से बिल्डअप किया था अपने औद्योगिक, मतलब मार्केटिंग को या फिर मिशनरी को या फिर कंपनियों को, उसका ढांचा पूर्ण रूप से चरमरा गया। रूसी मुद्रा जो है रूबेल, अब देखिए जैसे भारत में रुपया होता है ना, वैसे ही रूस का जो मुद्रा है, पैसा है, करेंसी है, उसका नाम है रूबेल। उसमें बहुत बड़ी गिरावट हो गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट, जो आम लोगों के लिए अच्छी अच्छी प्रणाली बनाई गई थी जिससे उनका विकास हो, वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया, खत्म हो गया। आम लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई। सरकारी रियायत खत्म हो गई। जो सरकार के तरफ से
रियायत मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी, वो भी समाप्त हो गई और ज्यादातर लोग वहां पे गरीब हो गए। ऐसी व्यवस्था थी शॉक थेरेपी जिससे सभी लोगों को परेशानी ही हुई। 90% उद्योगों को, मतलब उस समय के यूएसएसआर के अंदर जो 90% उद्योग था, कंपनियां थी, फैक्ट्री थी, उसे निजी हाथों की कंपनियों में कम दामों में बेच दिया गया। मतलब निजी हाथ कहने का मतलब है कि जो वहां के मतलब पैसे वाले लोग थे, उन्होंने उन सरकारी फॉर्मों को खरीद लिया और थोड़ा मोड़ा नहीं, 90% कंपनियों को खरीद लिया औने पौने दामों में। मतलब ऐसे ही कुछ भी बोली लगा के उन्हें बेच दिया गया और इसे ही इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहा जाता है। ध्यान समझिएगा कि इसे ही इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहा जाता है। गराज सेल अगर आपसे पूछे कि क्या होता है तो आप वहां पे बता सकते हैं कि गराज सेल में यूएसएसआर की 90% कंपनियों को आम आदमी, मतलब कि प्राइवेटेशन, निजीकरण करके औने पौने दाम में बेच दिया गया, जिसे हम इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम में और भी कुछ है। आर्थिक विषमता बढ़ी। जो आम लोग थे ना, उनके आर्थिक जो क्षमता थी उसमें बहुत दिक्कतें हो गई। जो अमीर वर्ग के लोग थे वो अमीर होते चले गए, जो गरीब वर्ग के लोग थे वो गरीब होते चले गए। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। खाद्यान्न संकट कहने का मतलब है उनके खाने पीने की चीजों के लिए भी संकट उत्पन्न हो गया, भोजन की समस्या होने लगी। माफिया वर्ग का उदय हुआ। जो गुंडे मवाली गैंगस्टर लोग थे, इनका यहाँ पे उदय हो गया। ये लोग नए नए माफिया बनने लगे, नए नए गुंडे बनने लगे और इसके बाद अमीर और गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया। मैंने पहले ही बताया है कि अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। अब स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास बहुत सारे पैसे थे उसने निजी कंपनियों को खरीद के निजी कंपनी बना लिया, फैक्ट्रियां खरीद ली और उससे और ज्यादा पैसा कमाने लगा। और गरीब वर्ग कहां से पैसा लाएगा? वो तो उसके पास खुद के भोजन के पैसे नहीं थे, तो वो फैक्ट्रियां कहां से खरीदेगा, फॉर्म कहां से खरीदेगा? कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन जो है वो आ गया। देखिए, वहां के जो नेता थे, वहां के जो सांसद थे, उन्हें विशेषाधिकार दिया गया था। समझिएगा बात, आम लोगों से अधिक अधिकार दिया गया था, जिस कारण ये आपको शॉक थेरेपी के परिणाम में आएगा। और शॉक थेरेपी के खत्म होने के भी यही सब कारण थे। गराज सेल अभी हमने बात किया है, तो अभी हम आपको गराज सेल के बारे में बताएंगे। शॉक थेरेपी उन पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा दी जिससे पहले साम्यवादी शासन था। शॉक थेरेपी जब आया तो शॉक थेरेपी से जो साम्यवादी देश थे, जो यूएसएसआर के अंदर थे, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, उनकी इकोनॉमिकल सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गई। रूस में पूरा का पूरा राज नियंत्रण, औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों के साथ बेच दिया गया। मैंने अभी बात किया था कि जो रूस के जो कंपनियां थी, फॉर्म थी, उसमें से 90% जो था वो निजी हाथों में बेच दिया गया औने पौने दामों में, जिस कारण से रूस का पूरा राज्य जो है, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था जो है, पूरा का पूरा औद्योगिक ढांचा जो है वो चरमरा गया था। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी। अब हमने अगर कोई कंपनी खरीद लिया है तो हम सरकार की क्यों सुनेंगे, और खासकर वहां जहां पे पूंजीवाद सिद्धांत चलता हो। तो हमने क्या किया, कंपनी खरीद के सब कुछ अपने अंदर कंट्रोल करने लगे और जिससे हमारी शक्ति बढ़ गई और इसीलिए सब कुछ वहां पे मटिया मेट हो गया, खत्म हो गया और इतिहास का सबसे बड़ा गैराज सेल के नाम से यह जाना जाने लगा, क्योंकि इसी समय रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल चरमरा गई थी। गराज सेल जैसी हालत उत्पन्न होने का कारण, तो गराज सेल का उत्पन्न कैसे हुआ, गराज सेल कैसे उत्पन्न हुआ, किन कारणों से हुआ? तो महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। जब पूंजीवाद आया यहाँ पे, तो अमेरिका तो आपको पता है कि पहले ही से इसका विरोधी था यूएसएसआर का, तो इसने क्या किया, सपोज कर लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, जिसका दाम 1 लाख रुपए था, जिस कंपनी का दाम 1 लाख रुपए था, उसे 5,000 10,000 रुपए में बेच दिया गया। तो अगर सही रेट में भी बेचा जाता तो शायद इतना बड़ा गराज सेल इतिहास का नहीं होता। औने पौने दामों में बेचने के कारण ही यह गराज सेल यहाँ पे उत्पन्न हुआ। देखिए, महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए। यहाँ पे जो ये
बिक्री का काम चल रहा था, बोली लग रही थी, इसमें सभी लोगों को पत्र दिया गया। पत्र मतलब कहने का है कि आप इनवाइटेड हैं, आप आइए और बोली लगाइए। लेकिन आम नागरिक के पास इतना पैसा कहां होता है कि वो जाके वहां पे बोली लगाए। बोली लगाने का मतलब है, आपने अक्सर ऑक्शन होते हुए देखा है, जिसमें बोलते 1,01,000, 1,02,000 और 1,03,000। जिसका 1,03,000 होता है उसका वहां पे बात हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, उसी को वो चीजें मिल जाती है। तो यहाँ पे आम लोगों को भी यह पत्र मिला, लेकिन आम लोगों के पास इतना पैसा क्या उन्होंने क्या किया, उन पत्रों को पूंजीवादी आदमियों के हाथ बेच दिया। उनके हाथ बेच, क्योंकि उनके घर में पैसे की जरूरत थी और तो वो तो ऐसे भी वहां जाके कोई चीज खरीद नहीं पाते, तो उन्होंने अपने उन पत्रों को पैसे वाले लोगों के हाथों में बेच दिया, क्योंकि उनके पास पैसों की जरूरत थी। रूसी मुद्रा जो रूबल है उसके मूल्य में, मतलब उसमें बहुत बुरी तरह से गिरावट हुई। नाटकीय ढंग से गिरावट कहने का मतलब है बहुत ही बुरी तरीके से गिरावट होना, और मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। लोगों ने क्या किया था कि जमा पूंजी करके जो रखा था, लेकिन रूबल के गिरावट के कारण उनकी यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि उनके जमा पूंजी जो बैंकों में पैसा था या फिर कहीं उन्होंने सहयोग करके रखा था, वो सारी खत्म हो गई। और इस प्रकार से आपने देखा कि गराज सेल जैसे होने के यहाँ पे क्या कारण थे। ये हमारे सेकेंड पार्ट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अब हम आपसे वीडियो के थर्ड पार्ट में मिलेंगे, तो आप वेट कीजिए, आपके लिए थर्ड पार्ट भी बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।